प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम फिर आते हैं कक्षा 6 में हिंदी साहित्य का पाठ 11 पेड़ की बात। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ में क्या हमें बताया और समझाया जा रहा है। इस पाठ में पेड़ पौधों को मानव के रूप में दर्शाया गया है। पेड़ पौधों को किस रूप में दर्शाया गया है? मानव के रूप में। वे किस प्रकार सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, साथ ही पेड़ भी अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं क्योंकि वह अब वृद्ध हो गए हैं। इसमें क्या बताया गया कि जैसे हम मानव जीते हैं, जैसे हम मानव करते हैं, ऐसे ही वृक्ष पेड़ पौधे सब करते हैं। कैसे करते हैं भाई? सांस भी लेते हैं, वो भोजन भी लेते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो वो अपने जो उनके छोटे छोटे पेड़ पौधे उनके साथ होते हैं, अपने उनके बच्चे होते हैं, उनके संतान होती हैं, उनके ऊपर सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। तो आइए, इस पाठ के लेखक हमें इसके माध्यम से कितनी बड़ी बात बताने जा रहे हैं। मिट्टी के नीचे बहुत कुछ दिन तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। कि मिट्टी के नीचे बीज पड़े हुए थे, कई महीने, महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। सर्दियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? बसंत। तो सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब बसंत के बाद वर्षा यानी बरसात की शुरुआत हो गई, 2-1 दिन पानी भी बरसा, और अब छिपे रहने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या था? उन बीजों को छिपे रहने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब बारिश भी हो चुकी थी। उन्हें अपना जो है बीजों को बसंत के मौसम का और जो बारिश के मौसम का जो फुहारें पड़ी, जो बारिश हुई, वो सब पानी उन्हें मिल चुका था। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हमें छिपे रहने की ज़रूरत नहीं है। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, मतलब बाहर से कोई कह रहा हो, अपने शिशु को पुकार रहा हो कि बाहर आओ और सोए मत रहो, अब जाग जाओ, अब तुम्हें सोना नहीं है, अब तुम उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। अब जिसने आवाज दी, किसने आवाज दी? बीज पड़े हुए थे, तो बीजों को ऐसा एहसास हुआ कि कोई आवाज दे रहा है और कह रहा है कि भाई तुम बाहर आ जाओ, तुम बहुत समय से मिट्टी में सोए पड़े रहो, अब उठो। अब जो है बीजों के ऊपर का ढक्कन दरक गया, मतलब हट गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। 2 सुकोमल मतलब बहुत ही छोटी कोमल पत्तियों के बीच एक अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। अब अंकुर का एक अंश कहाँ था? नीचे माटी में गड़ गया। अंकुर निकला, उसमें से माटी में एक अंश गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। जो दूसरा अंश था वो माटी भेद करके ऊपर की ओर उठ गया। क्या तुमने अंकुर को उठते हुए देखा है? क्या तुमने कभी अंकुर को, अब कहते हैं कथाकार बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि क्या कभी तुमने अंकुर को जागते हुए देखा है, उठते हुए देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई छोटा सा नन्हा शिशु जब आंखें खोलता है और उसे नई नई दुनिया नजर आती है, तो ऐसा ही उस अंकुर को भी नजर आ रहा था। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश, गाछ मतलब गाछ होता है पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे ये पेड़ पौधे होते हैं। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, अर्थात जब अंकुर फूटता है तो जो अंश जो होता है माटी के यानी मिट्टी के अंदर होता है, उसका नाम जड़ है। उसका नाम जड़ है। अंकुर से 2 अंश फूटते हैं, तो जो मिट्टी के अंदर रहता है उसका नाम क्या है? जड़। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तना। सभी गाछ वृक्ष में जड़ व तना ये 2 भाग मिलते हैं। गाछ वृक्ष क्या होता है? ये नन्हे जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? गाछ वृक्ष। इनमें क्या मिलता है? जड़ और तना, ये सभी में मिलते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ वृक्ष को जिस तरह भी रखो, जड़ के नीचे की ओर जाएंगी, वह तना ऊपर की ओर उठेगा। अब गाछ वृक्ष को जैसे भी रखो, वो जड़ की तरफ ही जाएंगी और तना हमेशा ऊपर की ओर आएगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। अब एक गमले में पौधा लगा हुआ था, अब उसका एग्जाम लेने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए उस गमले को औंधा मतलब उल्टा करके लटका दिया।
पौधे का सर नीचे की तरफ लटका रहा। पौधे का सिर जो था, जो तने वाला हिस्सा था, वो नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। अब जड़ क्या थे, जब उल्टा लटका दोगे किसी चीज को तो जो ऊपर नीचे का हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। जो लेखक है वो कहते हैं कि पौधे को भी जैसे सब कुछ पता चल गया, उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ गई। अब वहां उसमें क्या पता चल गया, पौधे को भी ये पता चल गया कि मेरा पोषण मेरी जड़ से होगा। तो उसने भी जैसे जैसे पत्तियां और डालियां निकली वो टेढ़ी होकर के जड़ की तरफ मुड़ने लगी। अब ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जो लेखक कहते हैं, जो वो कहते हैं कि अब पौधे को भी सब बातें पता चल गई थी कि उसने क्या किया, जैसे जैसे उसकी तना और उसकी पत्तियां बढ़ती गई वो मुड़ करके जड़ की ओर चली गई। जड़ें घूमकर नीचे की ओर लटक गई। अब जड़ें जो थी वो भी नीचे की तरफ आ गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उड़ गए हैं। कि मतलब पहले शुरू में जब हम मूली को देखते हैं, बोई हुई मूली होती है, ये नहीं कि जो बाजार में बिक रही है, जो खेत में बोई हुई मूली होती है उसमें हम देखते हैं कि पहले पत्ते व फूल नीचे की तरफ होते हैं और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ जाते हैं। जिस तरह से हम भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। गाछ बिरछ भी उसी प्रकार से भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। गाछ बिरछ जो है पेड़ पौधे, वो भी भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज भी, सख्त से सख्त चीज भी खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। अब लेखक क्या कहते हैं कि गाछ बिरछ होते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो उनके क्या होते हैं दांत, जैसे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, वो केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, तो कहते हैं कि गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं कि या तो तरल द्रव्य क्या हुआ, पानी, और वायु मतलब हवा, इन्हीं दो चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। अब गाछ बिरछ क्या है, वो जड़ में ही, जब उनकी जड़ मिट्टी में समाई होती है तो उसी से उनका रसपान होता है, अर्थात उसी से वो भोजन करते हैं। गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। अब गाछ बिरछ भी तो नन्हे नन्हे पौधे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जड़ को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो पेड़ मर जाता है, उनका जो है भोजन समाप्त हो जाता है। खुर्दबीन से एक अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। खुर्दबीन क्या होता है, खुर्दबीन होता है बेटा कि जैसे दूरबीन होता है, दूरबीन इसी तरीके से खुर्दबीन होता है, जो कि प्लांट्स को देखने में, गहराई से देखने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके द्वारा पेड़ पौधों की हर चीज का बहुत आसानी से जायजा लिया जा सकता है। उसे क्या कहता है, खुर्दबीन। उससे अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। किसी भी वृक्ष की पेड़, डाल, उसकी पत्तियां, जड़ आदि का कुछ भी परीक्षण करना है तो उस यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। पेड़ में हजारों हजार नल हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा तो कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। अब आप कहोगे कि नल कैसे हैं, तो इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। जो आप कभी देखिए किसी भी पत्ते में देखिए या किसी में बारीक बारीक सी धारियां होती हैं, तो लेखक ने उन्हीं को क्या कहा है, पेड़ों का नल कहा है, और कहा है कि इन्हीं के द्वारा जो माटी के से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। जो माटी से वो रस लेते हैं, जो उनका भोजन होता है, तो इसी नलों के द्वारा जो है माटी को, इसी जो उनके नसें होती हैं या नल होते हैं, कुछ भी कह लीजिए उन्हें, तो इन्हीं के द्वारा रस उनके अंदर पहुंचता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। गाछ के पत्ते किससे आहार ग्रहण करते हैं, हवा से। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। पत्तों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे मुंह होते हैं। भाई वो भोजन किसी ना किसी तरीके से तो करते हैं ना, तो उनके अंदर छोटे छोटे मुंह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठे देखे जा सकते हैं। अर्थात जैसे हमारे मुंह होते हैं, हमारे होठ होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स के भी होठ होते हैं, जो खुर्दबीन के द्वारा देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो
तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब उन्हें खाने की जरूरत नहीं होती है तब उनके दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। तो लेखक कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और उस हवा को छोड़ते हैं तो विषाक्त यानी जहरीली जो हवा होती है वो हमारे मुख से बाहर निकलती है, उसे अंगारक कहते हैं। उसे वह हवा को क्या कहते हैं? अंगारक। मतलब अंगारे की तरह होती है, गर्म हवा होती है। अंगारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अंगारा यानी कि जहरीली होती है ना। तो अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में क्या करेंगे? अब ये जो हवा है ये क्या है? जहरीली हवा है और सारे मनुष्य इस हवा को छोड़ते हैं। तो अगर सारे हवा ये पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो जीव जंतु मनुष्य जो भी है उसका सेवन ना करेंगे नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे। अगर जो है ये प्लांट्स उस चीज का सेवन ना करें जो हम विषाक्त हवा छोड़ते हैं तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। आप क्या कहते हैं लेखक कि ईश्वर की जो करुणा है, जो दया है, उसका चमत्कार तो देखो कि जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, जो हमारे अजीब जंतुओं के लिए जहर है, गाछ बिरछ उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। सिंपल सा है ये, है ना, कि भाई वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें उसी हवा को शुद्ध करके ऑक्सीजन के रूप में भेंट करते हैं। तो क्या कहते हैं लेखा कि विधाता ने देखो कितनी अच्छी रचना की है कि जो जीव जंतुओं के लिए जहरीला है तो गाछ बिरछ यानी पेड़ पौधे उसी को ग्रहण करते हैं और उसी चीज को शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन के रूप में लौटा देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। अर्थात पेड़ के पत्तों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि पेड़ों को क्या जरूरी है? हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ये चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है। तो पेड़ के पत्तों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब पत्ते उसी सूरज की ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से, अंगारक जो ये जहरीली विषाक्त वायु है उसको निश्चेप कर देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं और यही अंगार बिरछ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। और यही अंगार जो है, जो यही वायु है, ये क्या होती है? विराश यानी कि पेड़ पौधों के शरीर में जाती है और उनका पोषण करती है। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। अब लेखक क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं और अगर प्रकाश नहीं मिले तो वो बच नहीं सकते। गाछ बिरछ की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। पेड़ पौधों का क्या है, तो आप कभी रख करके देखना कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो छाया में भी पनप जाते हैं, जिन्हें हम अपने कमरों में भी लगा लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी पानी बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी में ही फलते फूलते हैं। अगर हम उन्हें अंदर रख लेते हैं तो वो कुछ ही दिनों में मुरझा करके नष्ट हो जाते हैं। तो यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर मुड़ गए। अगर आपने खिड़की में रख दिया कोई पौधा लगा के तो उनके मुख स्वतः ही प्रकाश की ओर मुड़ जाएंगे। अंधकार उन्हें पसंद नहीं होता क्योंकि वो सूरज की रोशनी से अपना पोषण पाते हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ बिरछ इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। अर्थात जंगल बहुत घने होते हैं, वहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। तो गाछ बिरछ जो है वो यही सोचते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, कि सूरज की रोशनी हमारे ऊपर सबसे पहले पहुंच जाए। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। जो लताएं होती है, जो बेल होती है, वो प्रकाश के अभाव में मर जाती हैं, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। इसीलिए लताओं को तुमने देखा होगा कि वो पेड़ों के ऊपर ही चढ़ती हैं और निरंतर ऊपर चढ़ती रहती हैं, जिससे उन्हें सूरज की रोशनी मिलती रहे। अब तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे। लेखक कहते हैं कि प्रकाश के बिना, अब आप खुद भी देखो कि यदि सर्दियों के दिनों में भी 4 दिन सूरज ना दिखे तो हाँ वही बहुत ठंड हो रही है, सूरज नहीं निकला। हमें भी सूरज की रोशनी की, उसकी ऊर्जा की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है। और प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र होता है।
सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है, यानी कि जो परस मतलब उसका स्पर्श पाकर ही, सूरज की किरणों का स्पर्श पाकर ही जो पेड़ होता है वो फलते फूलते हैं। गाछ बिरछ के रेशे रेशे में सूरज की किरणें अवबद्ध है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो रेशा रेशा होता है, फूल हो, पत्तियां हो, तना हो, जड़ हो, कुछ भी हो, उसमें सूरज की किरणें सिमटी हुई हैं, समाहित हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो उसको जलाने पर जो प्रकाश निकलता है और जो ऊर्जा यानी कि गर्मी निकलती है, जो बाहर निकलती है, वह सूर्य की ही ऊर्जा है। वह किसकी ऊर्जा है? सूरज की ही ऊर्जा होती है। जो गर्मी और जो रोशनी निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वह सूरज की ही ऊर्जा है। गाछ बिरछ व समस्त हरियाली प्रकाश व हथियाने के जाल हैं। गाछ बिरछ मतलब पेड़ पौधे जो हैं समस्त हरियाली और प्रकाश को हथियाने वाले जाल हैं। ये क्या करते हैं? हरियाली को जो हरियाली और जो ये पेड़ पौधे हैं, ये हमेशा प्रकाश को अपने अंदर समाहित करने के लिए होते हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पशु पक्षी है ना, जानवर जो भी हैं, ये अपने प्राणों का निर्वाह कैसे करते हैं? हरियाली खा करके। घास फूस खाते हैं। आपको पता है कि जानवर जो है वो घास के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने मतलब पशु डांगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर ही अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। जो पशु होते हैं, डंगर होते हैं, ये सब क्या खाते हैं? जब तक इन्हें हरा चारा नहीं मिलता तो ये अपना जीवन क्या, उनके लिए थाली लगा करके कोई खाना नहीं खिलाता, उनका पेट भी नहीं भर सकता और ये उनका भोजन भी नहीं है। भोजन उनका क्या है? हरा चारा। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, अर्थात जो पेड़ पौधों के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अब पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश है, वो जब खाते हैं उस हरियाली को, उस हरे चारे को, तो वो जंतुओं के शरीर में भी प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर भी हम भी नहीं बच सकते। अब लेखक क्या कहते हैं कि अगर हम हरी सब्जियां नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, तो उसकी कमी हमारे अंदर भी हो सकती है और होती भी है। क्यों कहते हैं? डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करो। वो इसीलिए कहते हैं कि हरी सब्जियों के अंदर प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। अब लेखक कहते हैं कि देखा जाए तो हम भी प्रकाश के बिना नहीं रह सकते, उसकी जो है खुराक खाकर ही हम जीवित हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ा इनको धूप में बिठाओ, सर्दी लग रही है, इन्हें प्रकाश सूरज की रोशनी दिखाओ, जॉन्डिस हो गया है तो इन्हें सूर्य के प्रकाश में बिठाओ। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। कोई भी पेड़ होता है वो 1 वर्ष के बाद ही समाप्त हो जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं, मतलब बेताब हैं कि उनके जाने से पहले, जैसे हम लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी संतान आगे रहे। हमारा भी एक समय आता है ना, माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो संतानें रहती हैं। तो पेड़ पौधे भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम भी अपनी संतानों को छोड़ करके जाएं। बीज ही गाछ बिरछ की संतान है। जो बीज होता है वो ही पेड़ पौधों की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। अब क्या करता है? अपने बीज की यानी कि अपनी संतान की सुरक्षा के संभालने के लिए पेड़ जो है फूलों की पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा घर तैयार करता है, जो कि फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अर्थात तो आपने देखा होगा पेड़ों पर फूल लगे होते हैं, तो जिस पेड़ पर फूल होते हैं तो वो कितना खूबसूरत नजर आता है। तो लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार से पेड़ भी अपनी संतान के लिए, बीज के लिए एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उन्हें फूलों से सजाते हैं। जैसे फूल के बहाने वे स्वयं हंस रहा हो। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फूल जो है उनके बहाने वो पेड़ खुद ही हंस रहा हो, खुद ही अंदर अंदर खुशी का एहसास कर रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है इस दुनिया में? फूल से ज्यादा खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है। जरा सोचो तो, गाछ बिरछ को मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। अब क्या कहते हैं लेखक कि जो गाछ बिरछ है वो मटमैली माटी से ही अपना भोजन लेते हैं, ठीक है ना। जो विषाक्त गैस होती है उसी को ग्रहण करते हैं
और ऐसे ही उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलता है कि ये भी ईश्वर का कितना बड़ा उपहार है प्रकृति के लिए। कि बताइए, जो जहरीली चीज से वो अपना भोजन ले रहे हैं, है ना, तो उससे भी देखो कितने खूबसूरत फूल इस पृथ्वी पर खिले हुए हैं। कथा सुनी होगी स्पर्श मणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। पारस पत्थर की हमने कथा सुनी है ना, पारस मणि होता है कि जिसे सोने अगर टच करा दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता भी वही मणि है। कहते हैं कि माँ की ममता ऐसी ही चीज है, चाहे वो पेड़ों के तरह हो या जानवरों का हो या मनुष्य का हो। जो माँ की ममता होती है उससे बड़ी मणि कहीं कोई कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक पेड़ भी देखो, चाहे जहर पी रहा है, जहर खा रहा है, लेकिन अपने लिए, अपनी संतान के लिए कितना खूबसूरत घर तैयार कर रहा है, और उस घर को तैयार करके वो कितना खुश हो रहा है, कितना प्रसन्न आप खुद महसूस कर रहा है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। जैसे ही फूल देखता है कि हाँ मेरा बीज पनप रहा है ना, और अपना स्नेह वो उस पर निछावर करता है और खिलखिला उठता है। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। अब जैसे ममता का स्नेहिल स्पर्श पाते ही जो मिट्टी और अंगार यानी कि जो वो विषैली जो गैस है वो जैसे फूल के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। जो पेड़ों पर मुस्कुराते फूल हैं उन्हें देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, अर्थात पेड़ भी कम खुश नहीं होते उन चीजों को देख करके। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। जैसे खुशी के मौके पर कोई भी हम अपने घर में कोई ओकेजन होता है, कोई कुछ भी हम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, अपने परिजनों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाज बिरज भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। मतलब फूलों की जब बहार छा जाती है तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये भी अपने बंधु बांधवों को अपने घर बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, अपनी ही वाणी में, स्नेह सिक्त वाणी में वो आवाज लगाते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव। ये लेखक की कल्पना है कि इसी प्रकार से शायद वो भी अपना उत्सव मनाते होंगे। आज मेरे घर आओ, यदि रास्ता भटक जाओ तो कहीं घर पहचान ना सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। कि जैसे पेड़ों पे फूल खिले तो वो अपने जो बंधु बांधव है उन्हें दूर दूर से बुला करके कहता है कि अगर तुम रास्ता भूल जाओ मेरे घर का तो मेरे पेड़ पर इस तरीके के फूल लगे हैं, मेरा घर जो है चारों तरफ फूलों से सजा है, तुम्हारे रास्ते में मैंने फूल बिछा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। ये रंगीन पंखुड़ियां यानी कि जो फूलों की पंखुड़ियां हैं ये तुम दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरज की चिरकाल से घनिष्ठता है। अब मधुमक्खी और तितलियां जो है वो पेड़ों पर ही बैठती हैं, है ना, पुष्पों पर ही बैठती हैं, तो उनसे बहुत ही ज्यादा उनकी मित्रता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं, वो पूरे दल के साथ। अब ये जो है बंधु बांधव कौन हुए, तितलियां, मधुमक्खियां, यही पेड़ों के बंधु बांधव हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो दल बल के साथ अपने पूरे परिवार के साथ फूलों को देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते। पतंगे होते हैं बेटा, एक कीट होता है जो कि रात के समय आपने देखा होगा कई बार, जैसे जुगनू है वो भी एक पतंगा है, चमचम करते हुए दिखाई देते हैं, आवाजें भी आती हैं, उन्हें पतंगा कहते हैं। तो वो पक्षियों के डर से नहीं बाहर निकलते क्योंकि पतंगों जो है वो पक्षियों का आहार होते हैं। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। फूल चारों तरफ रात में सुगंध फैला देते हैं और पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें बुलाते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। गाछ क्या होता है, जो पेड़ होते हैं अपने फूलों में शहद भर के रखते हैं। मधुमक्खियां उन्हीं से शहद लेती हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से बिरज का भी उपकार होता है, अर्थात मधुमक्खी जो है उन्हीं पुष्पों से शहद का पान करती है और इससे क्या होता है, मधुमक्खी के आने से वह जो पेड़ होता है उसका भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। अब लेखक कहते हैं कि पराग कण हमने फूलों में देखे हैं। मधुमक्खियां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। मतलब जो भी पराग कण होता है, जब तक मधुमक्खी उसे एक फूल से या तितलियां से एक फूल से दूसरे फूल पर नहीं ले जाएंगी तब तक बीज नहीं पकेगा। यही कार्य इनका होता है, इसीलिए ये इनके बंधु बांधव होते हैं और फूलों का उपकार भी इन्हीं के द्वारा होता है।
इस प्रकार फूल में बीज फलता है, अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब इसी प्रकार से फूल में दूसरा बीज भी पैदा होता है और इसी प्रकार से वह अपने शरीर का रस पिलाकर जो पेड़ है बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं रहता। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। लेखक क्या कहते हैं कि जैसे जैसे एक माता पिता अपनी संतान के लिए जीवन जीते हैं, उसके ऊपर सब कुछ लुटा देते हैं, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी अपनी संतान के लिए सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, जैसे हम लोग जब हमारी उम्र कम होती है तो हम भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत सुंदर होते हैं अपनी उम्र में, तो अब ऐसे ही पेड़ भी जब हरा भरा था, अब उसकी उम्र जैसे जैसे जो है बढ़ रही है, वह अब बिल्कुल सूख गया है। अब वो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा रंग रूप भी धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, तो वो सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है, अर्थात अब उसमें अपना ही शरीर, जैसे एक बुजुर्ग होता है, अब जब वो बुढ़ापा उसको अपनी ओर खींचता है तो वो अपना भी वजन नहीं उठा पाता। इसी प्रकार से पेड़ भी अपना वजन नहीं उठा पा रहा है और उसका शरीर क्षीण होता जा रहा है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। अब कहते हैं कि जब वो हरा भरा था तो हवा चलती थी तो उसके पत्ते जो है हवा के साथ खेला करते थे। क्रीड़ा करते मतलब खेला करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब जो छोटी छोटी डालियां थी वो हवा की छोटी तालों पर नाचती थी, हिलती थी, डुलती थी। अब सूखा पेड़ जो है हवा का आघात नहीं सहन कर पा रहा। जैसे एक बुजुर्ग शरीर हो जाता है तो जरा सी भी ढसक लगे तो वो सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार से एक बुजुर्ग पेड़ भी जो है हवा का जरा सा भी स्पर्श सहन नहीं कर पा रहा है। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थरथर कांपने लगता है। अगर थोड़ी सी तेज हवा चल रही है तो वो थरथर कांपने लगता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ गई है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। कि अब जो होता है कि पेड़ एकदम से जड़ सहित ही गिर गया अचानक, क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके विरत समाप्त हो जाता है, अर्थात अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ त्याग करके विरत जो होता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है, अर्थात वो खत्म हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसी पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, और उस प्रश्न में हम देखेंगे कि हमें इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में कौन सा उत्तर सही लग रहा है, उसी को हम OMR शीट पर रंगेंगे। तो देखिए, सर्दियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो सर्दियों के बाद ऋतु आती है बसंत। तो हमारे को पहले क्वेश्चन का उत्तर मिल गया है बसंत, जो है बी। तो हम यहाँ पर बी को रंग देंगे। अब दूसरा प्रश्न है, अंकुर से कितने अंश निकलते हैं? अभी आपको बताया कि अंकुर से 2 अंश निकलते हैं, जो एक बाहर निकल जाता है वो तना कहलाता है, और दूसरा जड़ में जो मिट्टी में समा गया वो जड़ कहलाता है। तो 2 निकलते हैं, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है हमारा बी। तो बी को हमने इसे रंग दिया। अब तीसरा प्रश्न है, अंकुर का जो अंश मिट्टी के ऊपर बढ़ता है वह क्या कहलाता है? जो मिट्टी के ऊपर बढ़ता है वह क्या कहलाता है? अंकुर का जो अंश मिट्टी के ऊपर बढ़ता है वो कहलाता है तना। तो हमारा ऑप्शन है सी। खुर्दबीन से आप क्या देख सकते हैं? खुर्दबीन से आप सूक्ष्म पदार्थ देख सकते हैं। खुर्दबीन से क्या देख सकते हैं? जो पेड़ों के छोटी चीज भी है वो हम खुर्दबीन से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है डी। तो हमने इसको डी को यहाँ पर कर दिया, रंग दिया। आइए अब हम अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। इसी को हम दोबारा से करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, पत्ते के संग क्रीड़ा करते हैं। पत्ते के संग कौन क्रीड़ा करते हैं? पत्ते किसके साथ क्रीड़ा करते हैं? हवा के संग। तो पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते हैं। एक दिन पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ा। एक दिन अकस्मात यानी कि अचानक पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते। फूलों से होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करते हैं। जो गाछ होते हैं वो अपने फूलों में शहद का संचय करते हैं। अगला अभ्यास है हमारा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पेड़ किससे आच्छादित होने पर सुंदर दिखाई देते हैं? पेड़ फूलों से आच्छादित होने पर सुंदर दिखाई देते हैं। फूलों की बहार छाने पर गाछ बिरछ किसे आमंत्रित करते हैं? फूलों की बहार छाने पर गाछ बिरछ अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित करते हैं। पशु डांगर क्या खाकर अपना निर्वाह करते हैं? पशु डांगर अपना निर्वाह हरियाली खाकर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश हथियाने के जाल कौन कौन से हैं? तो प्रकाश हथियाने के जाल गाछ बिरछ और समस्त हरियाली है। आइए देखते हैं हम इस पाठ की इस एक्सरसाइज को कि निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंख का अंधा नाम नयन सो, अर्थात गुणों के विपरीत होना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। आधा तीतर आधा पटेल, बेमेल होना। आप भले तो जग भला, हम अगर किसी की भलाई करते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए भला ही सोचता है। अधजल गगरी छलकत जाए, गुण की कमी होने पर भी अपने गुणों का दिखावा करना। आइए तो हम आते हैं अब अपने अगले अभ्यास पर, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट करके हमें लिखना है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है बेटा? विशेषण होता है कि जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो होते हैं विशेषण शब्द। और विशेष्य क्या होता है कि जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो होते हैं विशेष्य शब्द। तो पहला वाक्य है हमारा, पत्तों में छोटे छोटे मुंह होते हैं। तो पत्तों में छोटे छोटे मुंह होते हैं, तो ये छोटे छोटे शब्द क्या है? ये है विशेषण। तो ये आएगा विशेषण में छोटे छोटे, लेकिन ये छोटे छोटे किसकी विशेषता बता रहे हैं? पत्ते की। तो पत्ते आ जाएगा हमारा विशेष्य में। हमारे दांत कठोर चीज खा सकते हैं। तो कठोर क्या है? वो है विशेषता। कठोर क्या है? विशेषता। तो कठोर शब्द आ गया हमारा विशेषण। और किसकी विशेषता है? दांतों की विशेषता है ना? दांतों की। तो दांत क्या है? दांत क्या हो गया? विशेषण। तीसरा है, खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। अर्थात इसमें विशेषण क्या हो गया? जो खुर्दबीन है उसकी विशेषता क्या है कि वो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को भी देख सकती है। तो विशेषता क्या है इसमें? सूक्ष्म पदार्थ और स्पष्टतया, अर्थात दो विशेषण है इसमें कि सूक्ष्म चीजों को भी देख सकती है लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर दो विशेषण आ जाते हैं, सूक्ष्म और स्पष्टतया। लेकिन विशेषण क्या, वो विशेष्य क्या हुआ? खुर्दबीन, यानी कि खुर्दबीन की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। स्नेह रिक्त वाणी में पुकारते हैं। स्नेह रिक्त वाणी मतलब स्नेह से हटी हुई वाणी, यानी स्नेह के बिना जो वाणी होती है उसमें पुकारते हैं। तो स्नेह रिक्त क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। और वाणी क्या हो गया? विशेष्य। की वाणी की विशेषता क्या है कि वो स्नेह रिक्त है। तो वाणी हो गया विशेष्य और स्नेह रिक्त हो गया विशेष्य। मटमैली माटी से आहार ग्रहण करते हैं। मटमैली हो गया बेटा विशेषण और माटी हो गया विशेष्य। की माटी कैसी है? मटमैली। माटी की विशेषता क्या है? मटमैली है। और मटमैली क्या है? माटी है। अब आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे अपनी। रंगीन अंशों के कारक बताइए। हम परिजनों को निमंत्रित करते हैं। हम परिजनों को निमंत्रित करते हैं। तो इसमें कारक को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हो गया को, हो गया हमारा कर्ता ने कर्म को। तो कर्म कारक। पेड़ के पत्तों पर प्रकाश पड़ता है। क्रिया के करने का क्या साधन है? पेड़ के पत्तों पर, पत्तों पर यानी अधिकरण कारक। जीव, यह जीव जंतुओं के लिए जहर है। जीव जंतुओं के लिए जहर है यानी कि संप्रदान कारक। जीव जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये देखिए में और पर। जीव जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है, तो ये क्रिया के करने का स्थान में या पर। तो यहाँ पर हुआ अधिकरण कारक। खिड़की के पास गमले में पौधे रखो, ये भी क्या हुआ? अधिकरण कारक।
कि खिड़की के पास जो गमले के रखने का स्थान जो है वो में या पर। तो यहाँ पर आता है हमारा ये सारे कारक चिन्ह। पहला हो गया परिजनों को, दूसरा पत्तों पर, तीसरा जीव जंतुओं के लिए, और चौथा आ गया शरीर में, और पांचवा आ गया गमले में। तो ये थे हमारे कारक चिन्ह। इसी के साथ हमारा यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को समाप्त करके हुए मैं अगले पाठ के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।